अप्रैल 2026 मणिपुर का एक छोटा सा गांव जहां दादा दादी अपने पोते पोतियों के आगमन पर खुश थे। 5 साल का टोमथिन और मात्र 5 महीने की छोटी सी आयसाना अपनी मां बेनीता के साथ गुवाहाटी से आई थीं। बच्चों की किलकारियों से पूरा घर गूंज रहा था। दादा बाबूटन कह रहे थे, बहुत दिनों बाद घर में बच्चों की हंसी लौटी है। रात को सबने साथ में खाना खाया। टोमथिन थोड़ी मणिपुरी बोली सीख चुका था। वो इशारों में अपनी दादी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। माहौल नॉर्मल था, शायद सामान्य से भी ज्यादा शांत। रात के करीब 1 बज रहे थे। अचानक पूरे गांव में मानो आग का गोला फटा। एक तेज धमाका, जैसे जमीन फट गई हो। टोमथिन और यायसाना उसी कमरे में सो रहे थे जहां रॉकेट गिरा था। जब धुआं उठा, दोनों मासूम बच्चे अपनी ही मां के सामने सांसें नहीं ले रहे थे। ये कोई युद्ध क्षेत्र नहीं थी, ये सीरिया नहीं था, ये था मणिपुर, हमारा ही देश, भारत का हिस्सा। और ये कोई आतंकी हमला या एक्सीडेंट नहीं था, ये हत्या थी, संगठित, क्रूर और बेरहम। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ मणिपुर में जहां दादी की गोद में सोते बच्चों को तोप के गोले से उड़ा दिया जाता है? और इससे भी हैरान करने वाली बात, क्या आप जानते हैं कि इस भयानक घटना की शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि एक जंगल के दफ्तर के जलने और कुछ कागजों से हुई थी? चलिए उसी कागजों की तलाश में निकलते हैं जहां से मणिपुर की यह दर्दनाक दास्तान शुरू होती है। यह है कहानी जाति, जमीन, जंगल और उस चुप्पी की जो सिर्फ बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं है बल्कि एक पूरे राज्य को लाश के ढेर में बदलने के लिए है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये झड़पें अचानक शुरू हुईं। ऐसा नहीं है। हर बड़े विस्फोट से पहले एक तार जलती है, उससे पहले एक फ्यूज। मई 2023 के पहले हफ्तों पर गौर करते हैं। 2023 के फरवरी महीने में मणिपुर सरकार ने एक अभियान चलाया, जंगलों से अतिक्रमण हटाओ, यानी वन विभाग की जमीनों पर जिन लोगों ने कब्जा किया है उन्हें बेदखल किया जाने लगा। लगभग उसी समय मेतई समुदाय, जो मुख्य रूप से घाटी में रहते हैं, की एक लंबे समय से चली आ रही मांग तूल पकड़ने लगी। मेतई समुदाय चाहता था कि उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया जाए। उनका कहना था, हमारी भी आबादी है, हमें भी आरक्षण चाहिए, हमें भी पहाड़ियों में जमीन लेने का अधिकार चाहिए। पहाड़ियों में बसने वाले कुकी-जो समुदाय के लिए ये दीवाल फटने जैसा था। उनका डर था कि अगर मेतई समुदाय को एसटी का दर्जा मिल गया तो उनकी ओबीसी का दर्जा छिन जाएगा, पहाड़ियों में उनकी जमीनें चली जाएंगी और घाटी के बढ़ते दबाव से उनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी। दोनों तरफ तनाव बढ़ रहा था, लेकिन जो 3 मई 2023 को हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सुबह के 10:30 बज रहे थे। चुराचांदपुर जिले के बूंगमौल गांव में एक वन बीट ऑफिस था। अचानक हथियारों से लैस एक भीड़ ने उस दफ्तर को घेर लिया। ये कोई साधारण तोड़फोड़ नहीं थी। भीड़ ने वहां रखे सारे रिकॉर्ड, सारी फाइलें, सालों के आंकड़े, नक्शे, राजस्व के कागजात बाहर निकाले और आग लगा दी। ये पहला हमला था। उस दिन सिर्फ चुराचांदपुर में ही 9 वन अधिकारियों के दफ्तरों को निशाना बनाया गया। पुलिस के पूछताछ रिकॉर्ड में लिखा है, भीड़ का लक्ष्य हथियार नहीं, लक्ष्य दस्तावेज थे। अब इसे गहराई से समझिए। साजिश का ये मास्टर स्ट्रोक था। जंगलों के रिकॉर्ड जलाने का मतलब था सरकार के पास ये सबूत खत्म कर देना कि इस जमीन पर कौन कब्जा कर रहा था। जब रिकॉर्ड ही नहीं बचेंगे तो बेदखली रुक जाएगी। इतिहास गवाह है, शासन चाहे जो भी हो, जब कागजात जल जाते हैं तो जमीनें उन्हीं की हो जाती हैं जिनके पास ताकत होती है। और इसके ठीक बाद जैसे कोई सिग्नल मिला, पूरा मणिपुर धधक उठा। हथियारों से लैस भीड़ ने न सिर्फ पुलिस थानों पर हमला किया बल्कि भीषण लूटपाट मचाई। क्या आप यकीन करेंगे कि मणिपुर के पुलिस आर्मरीज से लगभग 4,500 हथियार, आधुनिक राइफलें, पिस्तौल, गन लूट लिए गए। 4,500 हथियार, ये संख्या उतनी ही है जितनी एक छोटी सेना के पास होती है। ये कोई दंगा नहीं था, ये एक सशस्त्र विद्रोह की तैयारी थी। ये कागजात जलाने की घटना थी, जंगल में पेड़ गिरने की आवाज, जिसे दुनिया ने सुना तो लेकिन समझा नहीं कि वो गिरने वाले पेड़ों की आवाज नहीं बल्कि एक पूरे राज्य के बंटवारे की तलवार की आवाज थी। जब हम मणिपुर की बात करते हैं तो हमें एक नक्शा आंखों के सामने रखना होगा। कल्पना कीजिए, बीच में एक उपजाऊ घाटी है जहां मेतई समुदाय रहता है और इस घाटी के चारों तरफ अंगूठे की तरह ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जो राज्य का 90% भूभाग हैं। इन पहाड़ियों पर रहते हैं नागा और कुकी-जो जनजातियां। दोनों के बीच एक दीवार है, जमीन का कानून।
1960 का कानून कहता है कि अनुसूचित जनजाति एसटी के लोग ही पहाड़ियों में जमीन खरीद सकते हैं। घाटी में बसे मीतई, जो आबादी में 53% हैं, उन्हें पहाड़ी पर जमीन नहीं खरीदनी है। यानी एक समुदाय तो घाटी में सिमट कर रह गया है और दूसरा समुदाय पूरे पहाड़ पर मालिक है। जनसंख्या बढ़ी, घाटी में जमीन के टुकड़े छोटे होते गए, पहाड़ों पर शिफ्ट होने का कोई रास्ता नहीं था। मीतई समुदाय के लोग सालों से अपनी मांग दोहरा रहे थे, हमें भी एसटी चाहिए। 2012 से ये मुद्दा उबल रहा था, लेकिन 2023 का वो हाई कोर्ट का आदेश मानो ज्वालामुखी में एसिड डाल दिया गया हो। 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा, जाओ और मीतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की संभावना पर विचार करो। पहाड़ियों में बैठे जनजातीय नेताओं ने इसे अस्तित्व पर खतरा कहा। सरल भाषा में समझिए, मान लीजिए एक कॉलोनी में पानी सिर्फ कुछ घरों के लिए है। अचानक सरकार कहती है, अब बाकी घरों को भी पानी दो। जिनके पास पानी है वो चिल्ला उठेंगे कि हमारा पानी तो लूट लोगे। उन्होंने 3 मई 2023 को एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च निकाला। लगभग 60,000 लोग सड़कों पर उतरे। ये शांतिपूर्ण मार्च था शुरुआत में, लेकिन तोरबुंग इलाके में पथराव शुरू हुआ, फिर आग लगी और फिर गोलियां चली। 2 दिनों के भीतर 54 लोग मारे गए। अब तक 2006 की फिल्में नहीं, 2023 की खबरें देखिए। जलते हुए चर्च, 250 से अधिक जल गए, जलते हुए मंदिर और इंसानों की लाशें। लेकिन इस ज्योमेट्री में सबसे दर्दनाक बात यह है कि जो लोग सदियों से साथ रहते थे, वो अब दुश्मन हो गए। एक किस्सा सुनिए। जिस दिन दंगे शुरू हुए, एक मेतेई परिवार ने अपने कुकी पड़ोसी को अपने घर में छुपा लिया। 3 दिन बाद जब हालात शांत हुए, तो उस कुकी पड़ोसी ने निकलकर पहाड़ी पर जाकर बता दिया कि उस मेतेई परिवार के पास हथियार हैं। अगले ही दिन वो मेतेई परिवार का घर जलाया जा चुका था। दोस्ती खत्म हो गई थी, अब सिर्फ हम और वो बचे थे। हिंसा का एक पहलू और है जिसे बताने में दिल कांप जाता है। अब तक मैंने हथियारों और जमीनों की बात की, लेकिन मणिपुर में एक और युद्ध चला। महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। उनका पति, उनका बेटा जो बीच बचाव करने आया, उसकी लोहे की रॉड से पिटाई करके हत्या कर दी गई। महीनों बाद कोर्ट के केस और फाइलों के बीच ये मामला दब गया। 2023 के मई में ही एक और घटना। एक 18 साल की लड़की इम्फाल के न्यू चेकन कॉलोनी में एटीएम से पैसे निकाल रही थी। भीड़ ने पूछा, तुम कौन हो? पहचान पूछी। जब पता चला वो कुकी समुदाय से है, तो भीड़ ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। वो बचकर भाग निकली। एक ऑटो वाले ने बचाया। एफआईआर दर्ज हुई। सीबीआई ने जांच शुरू भी की। और फिर वक्त बीतता गया, 2026 आ गया, और अब तक 3 साल में एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। इससे पहले जुलाई 2023 में एक वीडियो वायरल हुआ। 2 महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करके घुमाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने संसद में कहा, जो हुआ वो मानवता के लिए शर्मनाक है। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ शर्म काफी है? जब हिंसा चरम पर थी तो लोग भागे। पहाड़ी से कुकी घाटी की तरफ भागे, घाटी से मीतई पहाड़ी की तरफ भागे। लेकिन जब वो पहुंचे तो उनका अपना घर ही उनका दुश्मन बन चुका था। वो अपने ही शहर में रेफ्यूजी बन गए। आंकड़े बताते हैं 60,000 लोग विस्थापित हुए। बस एक बात समझिए, कोलकाता के मैदान में 60,000 लोग टेंट में रह रहे हैं। पढ़ाई बंद, काम बंद, जिंदगी बंद। फरवरी 2025 में सीएम बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इस्तीफे से क्या बदला? कुकी इलाकों में जिला परिषद जैसी समानांतर सरकारें बन गईं। मेतई इलाकों में संगठित मिलिशिया ने कमान संभाल ली। अब सरकार चाहे दिल्ली में बैठे या इम्फाल में, असली ताकत तो गांव के उस वॉलंटियर के पास है जिसके हाथ में लूटी गई इंसास राइफल है। 2026 के अप्रैल में जब टॉमथन और याइसाना की मौत हुई तो प्रदर्शन हुए। लोगों ने कहा, हमें सुरक्षा चाहिए। लेकिन दादा बाबूटन ने अखबार वालों से कहा, हमने सुरक्षा बलों पर भरोसा किया। हमने सोचा अब प्रेसिडेंट्स रूल आ गया है, नई सरकार आ गई है तो सब ठीक हो जाएगा। मगर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप सोचिए, एक दादा जो कह रहा है कि उसने अपने पोते पोतियों को मौत के मुंह में भेज दिया क्योंकि उसने सुरक्षा पर भरोसा कर लिया था। जिस सरकार और सेना के सामने वो झंडा लहराते हैं, जिस शासन के लिए वो वोट डालते हैं, अगर उस शासन की गोद में बैठा बच्चा रॉकेट से उड़ जाए तो फिर उस शासन का क्या मतलब? अब तक टॉमथन और याइसाना की लाशें अभी भी इम्फाल के मुर्दाघर में हैं। परिवार ने कहा है, जब तक न्याय नहीं मिलता शव नहीं लेंगे।
उधर चुराचांदपुर में विस्थापित महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। उनके प्लेकार्ड पर लिखा है, हमें भी बराबर का राहत दो, चाहे हम कैंप में रहें या बाहर। 2026 के अप्रैल में ही उखरुल जिले में फिर से गोलियां चलीं। कुकी और नागा समुदायों के बीच मुठभेड़, 6 लोग घायल। ये ऐसा है जैसे आग पर तेल डाला जा रहा हो, हर बार नई त्रासदी। सच ये है कि मणिपुर कोई साधारण दंगा नहीं था। ये एक जलवायु परिवर्तन संकट है, ये एक जनसांख्यिकीय युद्ध है, ये एक आर्थिक असंतुलन है, और सबसे बड़ी बात, ये विश्वास का टूटना है। हो सकता है कि ये तथ्य आपको डरा दें। 250 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 60,000 लोग अब भी शिविरों में जी रहे हैं। 4500 लूटे गए हथियारों में से सिर्फ 1800 ही वापस मिले, बाकी अभी भी जंगलों में छुपे हैं। और सबसे दर्दनाक, मई 2023 से लेकर आज तक मणिपुर में पूरी तरह से सामान्य इंटरनेट सेवा कभी बहाल नहीं हुई। कनेक्टिविटी बंद होने का मतलब है पत्रकारों की निगाहों से दूर रखना। मेरे मन में एक ही सवाल है कि अगर कल आपके घर में भी कोई रॉकेट गिर जाए और आपकी 5 महीने की बच्ची मर जाए और आपको पता चले कि हमलावर को गिरफ्तार करने में 3 साल लग जाएंगे और शायद तब भी ना हो, तो क्या आप उस देश पर गर्व कर पाएंगे? क्या आप उस सरकार पर भरोसा कर पाएंगे? मणिपुर सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो दिखाता है कि जब हम और वो के बीच की दीवार बहुत ऊंची हो जाती है तो इंसानियत नीचे कुचली जाती है। बच्चे अब भी मर रहे हैं और हम अब भी देख रहे हैं, चुपचाप।